हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, आप लोगों का साइंस का नया फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। आप लोगों को इसमें वीओडी बैच भी मैंने दे दिया है रिकॉर्डेड, अगर किसी को जल्दी सिलेबस करना है, वरना लाइव बैच डेली आपका एक बैच चलता है। और विशेष ऑफर मैंने दे दिया है, इंडिया 200 कोड लगा लीजिएगा, पूरे 200 रुपए का ऑफ हो जाएगा। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ये कूपन कोड आप लोगों का वैलिड रहेगा। तो प्ले स्टोर पे जब जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, इधर निर्माण बैच में जैसे ही बाय नाउ करोगे, वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक करते ही आप लोगों के 200 रुपए ऑफ हो जाएंगे। यहां पर कुछ डेमो क्लासेज भी है, सिलेबस भी मैंने बता रखा है, क्या सिलेबस है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, किसी जीव में कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, उसकी लोकेशन आपको बतानी है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी कोशिका की सबसे जो आउटर लेयर होती है, इसे बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। दोस्तों इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कोशिका भित्ति आपको हर कोशिका के चारों ओर नहीं मिलेगी, केवल आप लोगों को प्लांट यानी पादप की कोशिका के चारों ओर मिलती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका के चारों ओर मिलती है, फंगस यानी कवक की कोशिका के चारों ओर मिलती है। क्या एनिमल यानी जंतु में आपको मिलती है कि नहीं? जंतु कोशिका के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती ही नहीं है, तो जंतु कोशिका में तो होती ही नहीं है, हटाओ। अब दोस्तों पादप कोशिका में पाई जाती है कहां पर? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, उसके ठीक बाहर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? वेरी गुड। हालांकि मैं बता दोस्तों, ये वाली जो शिफ्ट है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी शिफ्ट है ये ना, बहुत अच्छी शिफ्ट है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि किसी तार की लंबाई को आप लोग डबल कर दो और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दो, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, कोई वायर है ना, कोई तार है, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं L, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं A। दोस्तों ये मान लेते हैं कॉपर का बना हुआ है या किसी ना किसी पदार्थ का बना हुआ है। हर पदार्थ की कोई ना कोई रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होती है, उसको मैंने मान लिया रो। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? उसकी प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया। अब आपने बोला जा रहा है कि आपने लंबाई कर दी डबल और क्रॉस सेक्शन कर दिया आधा, मतलब आपने कोई मान लीजिए, अब लंबाई आपने कर दी डबल, पहले L थी तो अब 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A था तो अब कर दिया A/2। अब दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोधकता वही रहेगी, क्योंकि जैसे अगर मान लो कॉपर का है तो ये भी कॉपर का होगा, तो प्रतिरोधकता वही रहेगी। लंबाई को आपने कर दिया डबल। दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? A/2 हो गया। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, तो 4 × रो × L बट्टे A। आ गई बात समझ में? तो पहले प्रतिरोध इतना था, अब क्या हो गया? 4 गुना हो गया। तो पहले का 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। चलिए, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का इस्तेमाल करता है? दोस्तों कुछ प्लांट आपने देखे होंगे, उसमें बिल्कुल पतली सी कुछ पाई जाती है, पतला सा, जिसे बोलते हैं हम लोग टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं, हिंदी में कुंडल भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, वरना टेंड्रिल भी। इतना फ्लेक्सिबल होता है ये कि ये किसी भी प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जो है ना, बिल्कुल नीचे जमीन से लेकर 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक आपके चढ़ जाते हैं। तो ये पतली सी, वैसे मटर के पौधे में भी ऐसा पतला सा पार्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। तो मटर का पौधा इसी टेंड्रिल के माध्यम से आपके ऊपर तक चढ़ता रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज्यादा तन्यता है, इसके पीछे क्या कारण है? फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे क्या कारण है मुझे बताओ। तो प्लांट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू यानी अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक उत्तक है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है बताएंगे। एक टिश्यू है जिसका नाम है कोलेनकाइमा। क्या नाम है? कोलेनकाइमा। उसी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में? चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टेक्नीशियन का कब से शुरू होगा? दोस्तों 25 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। दोस्तों आप लोगों को पता है
लेंस हो या मिरर हो, हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कोई सा भी लेंस ले लो, मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। आपको मैंने कई बार बताया है कि वस्तु को हमेशा लेंस के इस तरफ रखा जाता है। ठीक है, यानी वस्तु जो है वो लेंस के लेफ्ट में है। लेंस से वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, और u का मान दोस्तों हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेंस से अगर लेफ्ट में जाना है तो u का मान नेगेटिव लेंगे, अगर राइट में कोई चीज होती है तो इसका मान पॉजिटिव लेंगे। और वस्तु को हमेशा लेंस के सामने इस तरफ ही रखते हैं, तो इसलिए u का मान हमेशा नेगेटिव होगा। वस्तु के लेंस के बाईं ओर रखते हैं हमेशा। कभी मैंने आपको बताया है कि यार ये लेंस है, वस्तु यहां पर रखी हुई है? नहीं, वस्तु को हमेशा हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यू का मान हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। इस शिफ्ट में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आप लोग बोल सकते हो कि यार बहुत शानदार शिफ्ट आई है ना, अच्छी शिफ्ट आई है। देखो दोस्तों, किसी जंतु के संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, दोस्तों आपको पता है कोई भी एनिमल होता है, कोई भी जंतु होता है, उसकी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। आपको पता है या नहीं पता? बताओ। यस दोस्तों, संयोजी उत्तक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बोन जो हड्डी है वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बोलो, जो ब्लड है, जो रक्त है, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे ही दोस्तों एक कनेक्टिव टिश्यू और होता है जिसका नाम क्या है, बताओ? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यानी एडिपोज संयोजी उत्तक। दोस्तों ये जिन कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है, इन कोशिकाओं में फैट स्टोर होता है, वसा संग्रहित होता है, तो इसे कई बार हम लोग फैट सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी वसा कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है बताइए? बिल्कुल सर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, ये जैसे ये कुछ कोशिका एक साथ रहती है, फिर कुछ कोशिका ऐसे रहती है, तो ये कोशिकाओं का एक ग्रुप है, इसे बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं? लोब्यूल। तो ये एक लोब्यूल हो गया, ये एक लोब्यूल हो गया। तो 2 लोब्यूल के बीच में दोस्तों क्या पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक तो कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और कुछ फाइबर पाए जाते हैं इलास्टिन नाम के। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रख लोगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों ग्रुप डी में जो क्वेश्चन गलत दिए गए थे, जो चैलेंज करना, उसका वीडियो में बना दूंगा। एक्चुअली इतने क्वेश्चन भेज दिए बच्चों ने, से दिमाग खराब हो गया मेरे को देख देख के। कम से कम यार इतने हजारों मैसेज आ गया, किसको पढ़ूं किसको, और पढ़ के देख रहा हूं ना सारे क्वेश्चन रेलवे के सही है। मतलब बच्चे ऐसे छोटे छोटे डाउट भी भेज रहे हैं। जीवों में लैंगिक प्रजनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करिए, बताएंगे। दोस्तों आपको पता है प्रजनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, 2 जनक होते हैं, इससे एक नया जीव बनता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है, एक ही जनक होता है, इससे नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए, जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल देखिए। जैसे ये फादर है, पिता है, ये मदर है, माता है, इनसे क्या बन गया, एक बेबी बन गया, एक बच्चा बन गया। दोस्तों फादर की बॉडी में बनता है स्पर्म यानी शुक्राणु, जो कि एक प्रकार की कोशिका है। मदर की बॉडी में बनता है एग यानी अंडाणु, जो कि एक प्रकार की कोशिका है। और इन दोनों से मिलकर एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम है जायगोट। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको युग्मनज बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए यही बड़ा हो, यही ग्रो कर करके पूरा बच्चा बनेगा। तो ये किससे मिलके बना है, इससे और इससे। स्पर्म कहां से आया, शुक्राणु, पिताजी की बॉडी से। ये कहां से आया, माता की बॉडी से। तो इसमें पिताजी का डीएनए, इसमें माताजी का डीएनए। तो बेसिकली जो बच्चा होगा उसमें पिताजी का भी डीएनए होगा, माताजी का भी डीएनए होगा। क्लियर है क्या? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो संतान बनी, जो बच्चा बना, जो ऑफ स्प्रिंग बना, उसमें दोनों पेरेंट यानी दोनों जनक के डीएनए पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो
बोलो यस और नो। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे ग्रुप डी में इतने मार्क्स है, मैं रनिंग करूं या नहीं करूं, रनिंग करूं या नहीं करूं। दोस्तों आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, है ना, कि सर मैं एक एग्जाम है उसमें ना फिट रहना जरूरी है, तो मैं फिट हूं या नहीं हूं? इसका आंसर क्या दोगे आप? कि सर एक एग्जाम है उसमें जरूरी है आदमी का फिट होना जरूरी है, तो सर बताओ मैं फिट हूं या नहीं हूं, फिट हूं या नहीं हूं। अरे दोस्तों अगर फिट हो जाओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? तो आप जो अपनी रनिंग है प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है? नहीं सर मैं तो तब करूंगा, तो तुम तो वैसे ही सिलेक्शन से दूर हो। भाई रनिंग कोई ऐसी चीज है, आप स्टार्ट करो, आपकी बॉडी का ही तो काम है, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहोगे, और क्या है। तो करो आप लोगों को, है ना। ये सोचो कि ये मत सोचो यार कोई मुझे बताएगा कि यार 50 मार्क्स है उसको करनी चाहिए, 70 वाले को नहीं करनी चाहिए, तो ये फालतू की बातें हैं। आप रनिंग शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ठीक है, फालतू के क्वेश्चन ना पूछे आप लोग। चलिए आ जाओ, बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? और दोस्तों नई भर्ती अभी आ गई है एएलपी। रात को 12 बजे मैंने आप लोगों को नोटिस बनाया, रात को वीडियो बना रहा था ना, मतलब मेरी छोटी बच्ची है वो खड़ी थी, उसको बड़ी मुश्किल से तो चुप कराया, पहले इतनी बड़ी मुश्किल से दूसरे कमरे में जाके वीडियो बनाया मैंने। तो आपके लिए इतना कर रहा हूं मैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है। दोस्तों ये निर्जलीकरण करवा देता है। तो किसका निर्जलीकरण करा देता है, किससे पानी को हटा देगा? दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बोलूं, रेलवे ने इसके ऑप्शन सही नहीं दिया है, मतलब ठीक है एक आंसर तो ऑब्वियस सही है, लेकिन यार रेलवे ने गलती करी है इस बार। यार आप मुझे एक चीज बताओ, एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो एथेनॉल है C2H5OH है, जब आप लोग इसे गर्म करोगे कंसंट्रेटेड यानी सांद्र, सांद्र का मतलब गाढ़ा, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो वो क्या हो जाता है, इससे पानी निकल जाता है और क्या बनता है साथ में, एथीन बनता है। तो ऑप्शन में यह आना चाहिए था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, इससे पानी निकल रहा है, पानी निकाल रहा है, डिहाइड्रेशन करवा रहा है, निर्जलीकरण करवा रहा है, यानी ये निर्जली कारक है। निर्जली कारक उसको बोलते हैं जो निर्जलीकरण कराता है, जो पानी निकालता है। तो किससे पानी निकालता है? ऑप्शन में एथेनॉल होना चाहिए था, तो बच्चे इसका आराम से कर देते। देखो एथेनॉल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल, लेकिन दिक्कत ये एथेनॉल ऑप्शन में दिया ही नहीं। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है ठीक है, मैं उसको सही बता रहा हूं, मतलब क्या आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर मतलब ये एक चीज थोड़ा सा मेरे को लगता है एआई से क्वेश्चन बना दिया कि भैया कि बताओ इससे 4 क्वेश्चन बना दो, चैट जीपीटी को डाल दिया इससे 4 क्वेश्चन बना दो, और उठा के एक डाल दिया। चलो एनीवे ध्यान रखो दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो जब हम लोग इसे भी गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इससे भी पानी निकल जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, पानी आप लोगों का अलग हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैंने बोला ना इस शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? बताओ। विद्युत से चलने वाली मोटर, तो मोटर किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी बेसिकली मोटर क्या कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का कर रहा है, और फिर घूमता है, बेसिकली आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है, ये यांत्रिक ऊर्जा देता है, तो ये तो नहीं होगा। सौर कुकर से भोजन गर्म करना, तो जो सोलर कुकर होता है ये किसका इस्तेमाल करता है, प्रकाश ऊर्जा का, और फिर आपको हीट देता है, यानी ये प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ये भी नहीं होगा। बैटरी द्वारा बल्ब जलाना, बैटरी मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा बैटरी है तो ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, फिर बल्ब जल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, आपको हीट भी मिल रही है। लकड़ी का जलना, तो लकड़ी में होती है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जब आप लोग इसको गर्म करोगे तो आपको हीट मिलेगी ना, ऊष्मा मिलेगी ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर। अब यार देखो बात आती है, सर ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी तो हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें, है ना, आप लोग ध्यान से समझो, बल्ब में होता क्या है, नो डाउट कि सर यहां पर है ना अंदर एक छोटा सा वायर होता है जिसको बोलता है फिलामेंट यानी तंतु।
सर ये गर्म हो जाता है, हीट मिलती है, और फिर फाइनली दोस्तों वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो फाइनल जो आपको प्रोडक्ट है दोस्तों, बल्ब का इस्तेमाल क्यों करते हो? क्या क्या चाहिए आपको बल्ब से? प्रकाश चाहिए। आपको बल्ब से हीट थोड़ी चाहिए, हीट अंदर डेवलप होती है जो फिर फाइनली प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? तो इसका, इसलिए इसका सी नहीं है, डी इसका आंसर होगा। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अयस्क से गैंग को हटाना। अब देखो अयस्क क्या होता है और क्या होता है, अयस्क क्या होता है। देखिए कोई भी मेटल हो, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ये आपको अकेला नहीं मिलेगा, ये मान लो इस अवस्था में मिलेगा या इस अवस्था में मिलेगा, है ना। फिर आपको इससे कैल्शियम निकालना पड़ेगा, तो इससे कैल्शियम मिल रहा है तो ये कैल्शियम का अयस्क हो गया। अब दोस्तों ये ऐसे पत्थर के जैसा कुछ मिलता है, तो सबसे पहले क्या करते हो हम लोग? इसको चूरा करते हैं, इसकी क्रशिंग करते हैं। और दोस्तों हो सकता है इसमें कुछ मिट्टी के कण भी हो या कुछ और भी हो, तो इनको हम लोग अलग करेंगे। यानी अयस्क से जो इंप्योरिटी है, अशुद्धि है, उसको आप लोग हटा रहे हो। दोस्तों पहले तो मुझे बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर आपने बताया, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? इस प्रक्रिया को, किसी अयस्क से अशुद्धि को हटाना। और ये जो अशुद्धि है इसे गैंग के नाम से भी जानते हैं, गैंग। तो अगर मैं बोलूं अयस्क से गैंग को हटा रहे हो, और से गैंग को हटा रहे हो, और से आप लोग इंप्योरिटी को हटा रहे हो, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया है ना, बातें करा लो तुमसे बड़ी बड़ी कि सर मैं ना रेलवे में जाना चाहता हूं। दोस्तों इस प्रक्रिया का एक नाम तो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क का सांद्रण। एक नाम और है, बताओ, इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अयस्क का समृद्धिकरण। मत पढ़ो, बहुत बढ़िया। और फिर बोलते रहो कि सर है ना 25 में से 25 कैसे लेकर आ रहे हैं लोग, 25 में से 23 कैसे लेके आ रहे हैं? सर फेक है वो बच्चे, तुम फेक हो। अब बात आती है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, लोहे का चूरा है, इसमें मैंने नमक मिला दिया, तो लोहे के चूरे और नमक को अलग करना है, कैसे कर सकते हैं? तो इसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैं चुंबक लेके आऊंगा तो लोहे का सारा चूरा उसमें चिपक जाएगा। तो अगर हम लोग गैंग, अयस्क से गैंग को हटाना चाहते हो तो उसकी देखो पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कौन सा तरीका अपनाना है। अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो हम लोग मैग्नेट से करके अलग कर लेंगे। दूसरा मान लो इसमें से कोई है जो कि है ना, मैं बोलूं कि पानी के साथ अभिक्रिया करके कुछ एक्स बना लेता है, और एक मान लो एक अभिक्रिया नहीं करता उदाहरण के तौर पे, तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि यार कौन सा तरीका अपनाऊं अयस्क से गैंग को अलग करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका अपनाना है। यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है जो कि पदार्थ के मापनीय गुण, मापनीय गुण का मतलब है जिसको मेजर कर सकते हो, जैसे प्रेशर भी माप सकते हो, आयतन भी माप सकते हो, घनत्व भी, तापमान भी, तो उसका सही एसआई मात्रक, सही एसआई इकाई क्या है? तापमान का, तापमान को मापते हैं केल्विन में, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, गलत बात है ये। दोस्तों प्रेशर का एसआई मात्रक होता है पास्कल, ना कि न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स का होता है। दोस्तों वॉल्यूम, तो आयतन अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, या मैं बोलूं क्यूबिक मीटर होता है, घन मीटर होता है ना कि घन सेंटीमीटर। हटाओ। डेंसिटी क्या होता है? किसी भी पदार्थ की डेंसिटी निकालनी, कैसे निकालना है? उस पदार्थ का मास कितना है उसमें भाग लगा दो, उसका वॉल्यूम कितना है। तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो दोस्तों घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग गलत करोगे तो फिर मैं बताऊं क्या करूं, मैं पहाड़ों पे जाके बैठ जाऊं क्या मैं? तुम तो मुझे डिप्रेशन में ला दोगे यार, इतने साल मेहनत करने के बावजूद आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो है भाई, तुम डिप्रेशन में हो ही नहीं, मैं जरूर चल जाऊंगा। और कोई भी टीचर हो,
मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, आजकल टीचर ज्यादा टेंशन ले रहे तुम्हारी कि यार बच्चे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, इनका हो जाएगा ना सिलेक्शन, मैं इनके लिए ये सीरीज चलाता हूं, मैं पेड कोर्स में इनको ऐसा कंटेंट देता हूं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बोलो, आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताओ। दोस्तों टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, अच्छा सॉरी दोस्तों, इनमें से किस फैक्टर से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी वायर है, ठीक है, इसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A मान लेता हूं। हर पदार्थ की कोई ना कोई रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, इसको मैंने रो मान लिया। दोस्तों ये चालक है, चालक का मतलब इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेटल यानी धातु का बना हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उसकी प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे एरिया। आगे बात समझ में? दोस्तों अगर किसी तार की लंबाई ज्यादा होगी, अगर लंबाई ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कुल मिला के लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। बोला जा रहा है कि किससे प्रतिरोध बढ़ेगा, ये नहीं पूछा जा रहा किस किस पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों तापमान की बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग किसी भी धातु का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है? क्या होता है? इससे उसकी रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दोस्तों ये बात भी सही है। अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, अगर दोस्तों आपने ये बढ़ाया, ये वाला मान अगर आपने बढ़ाया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा? नहीं, तो 1 और 2 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कर दी ना गलती? गलती करी या नहीं करी बताओ? गलती करी या नहीं करी? बोलो करी या नहीं करी? करी ना? देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में यह पूछना चाहिए था यार इनमें से किस किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। आपसे यह पूछा है किससे बढ़ेगा। अरे साथ में यह तो लिखो, साथ में यह तो लिखो कि यार क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने की बात हो रही है, ज्यादा करने की बात हो रही है। कुछ ही नहीं, आप ही समझो। अच्छा बोलो, अच्छा लिखा जा रहा है किसकी वृद्धि से? किसकी वृद्धि से? तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिल्कुल लिखा हुआ है, रजिस्टिविटी बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लंबाई बढ़ोगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर ये बढ़ाओगे, नहीं, अगर ये आप लोग बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ठीक है, एरिया तो आ ही नहीं सकता। 3 जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर ये हो सकता है, हटा दो, सर ये हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। बी और डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ। महोदय नमस्कार, निर्माण बैच में केवल जीव विज्ञान विषय है, क्या इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान नहीं है? महोदय आपको भी नमस्कार। तो हमने बायोलॉजी शुरू करी है, जब जीव विज्ञान खत्म होता है ना पूरा, तब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, है ना। मेरा वो काम नहीं है एक दिन बायोलॉजी लूं, अगले दिन फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर ये। समझ गए बात को महोदय जी? गुरुजी अगर मुझे जल्दी करना है तो आपको मैंने वीओडी बैच भी दे रखा है, मतलब रिकॉर्डेड बैच भी दे रखा है। अगर बहुत जल्दी है कि सर मैं 30 मार्क खानूं, मैं तो 1 महीने में पूरी साइंस निपटा दूंगा, मैं तो सर बहुत तगड़ा हूं, मैं गलगोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं सर मैं। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु सिंचाई में नई पहल का एक हिस्सा है? देखिए दोस्तों, आप लोग अगर फसल उगा रहे हो तो क्या पानी भी चाहिए? क्या आपकी फसलों को प्रॉपर पानी भी देना है क्या? इसको आप लोग बोलते हैं इरिगेशन, हिंदी में सिंचाई। सिंचाई का मतलब फसलों को पानी देना। अब दोस्तों आजकल क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं बताओ? खाद डाल दो, उससे क्या होगा यार? पानी का काम तो पानी करेगा ना। अरे यार एक चीज मुझे बताओ, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तगड़ी भूख लग रही है, मतलब इधर आओ, तेरे को देख बढ़िया 2000 रुपए का शर्ट पहना देता हूं। तो यार उससे थोड़ी भाई, भूख का काम तो मतलब भोजन ही मिटाएगा भूख। देखो, तो बोला जा रहा है कि नई पहल, नई पहल अब हम लोग ये यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, जो वर्षा का जो पानी होता है ना, उसको हम लोग आजकल क्या करने लगे? स्टोर करने लगे, वर्षा के पानी को। ठीक है,
इसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो वर्षा का जो जल है उसका हम लोग संचयन कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। साथ में क्या है, जल विभाजन, मतलब जल विभाजन मतलब जल का विभाजन, जल हर जगह जाए, हर जगह जाए, प्रॉपर उसका डिवीजन हो। ऐसे नहीं कि भैया आपने कर लिया और फिर पता ही नहीं पानी कि कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। तो दोस्तों एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन, ये क्या है, आधुनिक विधियां है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये नहीं आएगा, बोलो आएगा ये नहीं आएगा, समझ गए? मजा आ रहा है करने में? ऐसे थोड़ी भाई साहब नाम ग्रुप डी लिख रखा है केवल रेलवे ने। सबसे तगड़ा साइंस का जो लेवल आता है वो ग्रुप डी में आता है, ना टेक्नीशियन में आता, ना जेई में आता, ना एलपी में आता। ईमानदारी की बात बताऊं वो क्यों आता है, इसका कारण बताऊं कि इसमें तगड़ा क्यों आता है, इसमें तगड़ा क्यों आता है, इसका कारण आप बताओ। कार्बन की वह विशेषता जिनके कारण इसकी बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाता है। देखो देखो कार्बन बहुत ज्यादा यौगिक बनाता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। बहुत ज्यादा यौगिक बनाने का मतलब क्या है, देखो किसी को भी अपने से जोड़ लेगा। तो इसका एक कारण यह है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। 4 का मतलब है कि ये यहां से भी किसी को जोड़ सकता है, यहां से भी किसी को जोड़ सकता है, यहां से भी किसी को जोड़ सकता है, यहां से भी। एक तो विशेषता यह है कि इसकी वैलेंसी होती है 4। दोस्तों दूसरी विशेषता है आप लोगों का कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। दोस्तों कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के लंबी श्रृंखला बना सकता है, आपस में जुड़ जुड़ के ऐसे रिंग बना सकता है। तो इसकी 2 विशेषताओं के कारण आप लोगों को काफी ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? चलिए बताओ। एक कोशिकीय जीव का 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजन जिसमें समान आनुवंशिक पदार्थ होता है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अमेजिंग क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में ऐसा घुमाया है ना, मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों कोई भी कोशिका होती है तो जब किसी भी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, तो उसकी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। ये बात सही है दोस्तों। कोशिका में ऐसे धागे जैसे कुछ पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं मैक्सिमम सभी में क्रोमोसोम की संख्या है 46। अगर मान लो कोशिका विभाजन के बाद में जो नई कोशिकाएं बनी, अगर उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या उतनी है जितनी उसकी पेरेंट में थी, जितनी उसकी जनक में थी, उतनी ही अगर डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिकाओं में, मतलब जो नई कोशिकाएं बनी उसमें भी उतनी ही है, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। ठीक है। अब दोस्तों ये क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। तो बेसिकली जितना डीएनए इधर था उतना ही डीएनए इधर आ गया, आनुवांशिक पदार्थ उतना ही आ गया। तो आप लोग देखोगे सर ऑप्शन में मुझे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन तो देखने को मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों कुछ जीव होते हैं जैसे अमीबा। अमीबा की पूरी बॉडी में एक ही कोशिका होती है। तो ये ग्रोथ कैसे करती है, या इसको बच्चा पैदा करना होगा कैसे करेगी, तो इसमें भी यही होगा, इसकी जो कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, बिल्कुल सेम। इसका मतलब जैसे ये थी बिल्कुल वैसे ही बन जाती है। तो अगर इसमें क्रोमोसोम मान लो 4 है तो इधर ही 4 रहेंगे। तो बेसिकली यहां पर भी तो यही हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। मजा आया नहीं आया? और दोस्तों मैं बता रहा हूं अभी आपको देखने में आसान लग सकते हैं, एग्जाम में दिमाग के तार खुल जाएंगे, इतने ईजी नहीं है ये। चलिए आ जाओ। बहुत अच्छी शिफ्ट है ये, बहुत अच्छी शिफ्ट है यार, है ना। मतलब टफ मान रहा हूं मैं इसको, है ना। मैं नहीं बोलूंगा अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, नहीं, साफ बोल रहा हूं अच्छी शिफ्ट है यार। 5-6 क्वेश्चन तो बहुत शानदार पूछे गए हैं, और अभी जैसे जैसे आगे हम लोग करेंगे आप देखोगे और भी शिफ्ट ऐसी है जिसमें यार क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 78.4 मीटर। बहुत बढ़िया। तो यहां से आपने एक वस्तु को गिराई, ऐसे गिराई। बोला गया क्या कि 10 मीटर पर सेकंड से गिराई, ये 15 मीटर पर सेकंड से। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं बोला गया, यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0 था। दोस्तों आ रही है 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 इस जगह, है ना। तो उसको जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया। या मैं बोलूं इसको 78.4 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कैसे करें, अभी करते हैं। दोस्तों गति का एक समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप लोग जानते हैं क्या?
दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां से भी वस्तु को छोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, तो आपको कुछ चीज ध्यान रखना। अगर ऊपर जा रही है तो वेग का मान धनात्मक लो, नीचे आ रही तो वेग का मान ऋणात्मक लो। ऊपर जा रही तो विस्थापन का मान धनात्मक लो, नीचे जा रही तो विस्थापन का मान ऋणात्मक लो, और फिर ऊपर जाए नीचे जाए एक्सेलरेशन का मान माइनस जी ले लो। अगर आप लोग ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का मान माइनस जी रख लो बिना किसी सोचे समझे। चलिए दोस्तों, जब ये यहां से यहां पर आ जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना विस्थापन हो गया, 78.4, और नीचे आ रहा है तो माइनस में लूंगा। u का मान 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन का मान मैंने क्या बोला, माइनस जी लो, कोई टेंशन नहीं है, तो माइनस 9.8 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 78.4 इंटू 2, इधर आ जाएगा नीचे 9.8 टी स्क्वायर। बोलो यस और नो। क्या दोस्तों ये 78.4 9.8 से कितनी बार कट जाएगा? 9.8 को मैं थोड़ी देर के लिए 10 मान लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो। इसको कितना कर ले, 80 कर ले, तो 80/10 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 इंटू 2 हो गया 16, तो 16 बराबर टी स्क्वायर, तो टी का मान आ जाएगा 4 सेकंड। बोलो बोलो यस और नो। क्लियर है? दोस्तों अभी देखो ग्रुप डी में कई क्वेश्चन गलत आए थे तो उसको आपको चैलेंज भी करना है। मैंने आपको बोला था मुझे भेज दो, लेकिन इतने क्वेश्चन भेज रहे हैं बच्चे, मतलब जो रेल मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं क्या इतने हजारों मैसेज आ गए, 20-30 हजार मैसेज आ गए। तो अभी मैं आपको टेलीग्राम पे डालने भी वाला हूं दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, साइंस मैग्नेट के इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है? इसमें एटलीस्ट कम मैसेज तो आएंगे, जो सीरियस बच्चे हैं वही भेजेंगे, जिससे जो रियल रेलवे ने गलत दिया है उसका आंसर मैं बता पाऊं, ठीक है? तो बस ये काम कर लेना, छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आज वीडियो बना दूंगा, 22 तारीख लास्ट डेट ना, आज ही बना दूंगा। चलो बताओ। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास में जब प्रकाश किरणें आती है ना, ये इसको क्या कर देता है, इसे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए बोलते हैं। तो जितनी भी ये किरणें आती है उसको एक बिंदु को फोकस करता है ना, फोकस का मतलब कन्वर्ज कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। चलिए आ जाओ। कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने से क्या होगा? गैस में प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? देखिए दोस्तों, चाहे कोई गैस हो, चाहे कोई तरल हो, चाहे कोई ठोस हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है? कोई भी पदार्थ चाहे गैस अवस्था में हो, तरल में हो या ठोस अवस्था में हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बताओ, पार्टिकल के बीच का गैप थोड़ा कम होगा या नहीं होगा? पार्टिकल यानी कण के बीच का गैप थोड़ा सा कम होगा या नहीं होगा? बोलो। तो जो क्या था, इंटर पार्टिकल जो स्पेस है, यानी दो कणों के बीच में जो स्पेस था, अंतः कण जो स्थान था, उसमें कमी आ जाएगी। बताओ यार, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, तो इजी क्वेश्चन है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करो। इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब भी किसी मेटल कार्बोनेट, हिंदी में बोलते हैं धातु कार्बोनेट, जब भी किसी मेटल कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप लोग किसी एसिड से करवाते हैं, किसी अम्ल से करवाते हैं, तो क्या बनता है? एक तो दोस्तों सॉल्ट मिलता है, एक लवण मिलता है, साथ में क्या मिलता है बताओ? भूल गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। बोलो यस और नो। तो आप सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, वेरी गुड। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सोडियम एक मेटल है, मेटल कार्बोनेट हो गया। सोडियम एक मेटल है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो दोस्तों, मेटल कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिड से करवा लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया एसिड से करा दो, आपको एक सॉल्ट मिलेगा, एक लवण मिलेगा। तो दोस्तों इस केस में भी जो सॉल्ट बनता है, किससे करवा रहे हो आप? HCl से करवा रहे हो, HCl से। तो यहां पर जो सॉल्ट मिलता है वो NaCl मिलता है, यहां पर भी NaCl मिलता है। देख लो, आप मैं बताता हूं, यहां पर भी देखो आपको जो सॉल्ट मिलेगा NaCl मिलेगा, और जब इसकी अभिक्रिया कराओगे यहां पर भी NaCl मिलेगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और साथ में वाटर भी बनता है, ठीक है? तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? अभी दोस्तों इजी लग रहा है ना आपको? एग्जाम में नहीं लगेगा, यकीन मानो। तो अगर किसी के 25 में से 21-22 जिस बच्चे के आ रहे हैं, बोल रहा है कि सर मेरे ना कम नंबर रह गए, दोस्तों यकीन मानो 21-22 अगर इस शिफ्ट में आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं।
अगर 21-22 अगर इस शिफ्ट में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सर, ALP CBT 2 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल कराएंगे, टेंशन मत लो, आपकी सेवा में हूँ मैं, अभी सब कराऊंगा, टेंशन मत लो। भाई मैं घर पे समय नहीं दे पा रहा, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पापा मम्मी से मतलब बस सुबह निकलता हूँ तब बात होती है 5 मिनट, रात को आता हूँ तब तक सो जाते हैं, क्योंकि आपके पापा मम्मी ऐसे ही अपन सबके है ना, 9-10 बजे 8-9-10 बजे सो जाते हैं, तो मैं जब घर पे 9:30 बजे तक पहुँचता हूँ सो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो मेहनत हो रही है ना, एटलीस्ट यार सिलेक्शन तो लो यार। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, अच्छा दोस्तों अभी आगे कौन कौन से एग्जाम दोगे कमेंट करके बताओ, कौन सा विकल्प वंशागति, वंशागति का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके बालों का कुछ स्टाइल करली है, तो वो हो सकता है आपके पिताजी से आया, हो सकता है माताजी से, या हो सकता है दादा दादी से, है ना, या आपके मान लो आंखों का रंग कुछ है, आपके स्किन का रंग कुछ है, तो ये आपके लक्षण है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपका कोई भी ट्रेट है, आपका कोई भी लक्षण है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लक्षण हम लोग मान लेते हैं बालों का कलर, ये एक लक्षण है, बालों का कलर, बालों का रंग, ये एक गुण है। अब जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपके फादर यानी पिताजी के बालों का रंग मान लीजिए ब्लैक था, और जो मदर है, जो माता है, उनके बालों का रंग क्या था, ब्राउन था। तो आपके बालों का रंग क्या होगा, यह कैसे डिसाइड होगा? तो कोई भी लक्षण जो होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक पिताजी के फैक्टर, एक माताजी के फैक्टर, और इन्हीं फैक्टर को दोस्तों आगे मेंडल साहब ने जीन नाम दिया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में भी आया था। तो प्रत्येक लक्षण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, और इन्हीं फैक्टर को, इन्हीं कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर 101 पूरा करा दो, आज करा दो क्या? कॉमन सेंस तो लगाया करो, ऐसे पढ़ पढ़ के दिमाग और खराब हो जाता है मेरा। सर 101 शिफ्ट करा दो, आज करा दो क्या? 101 शिफ्ट पूरी करा दो क्या? बोलो, मतलब बेवकूफ जैसे कमेंट करते रहते हो। इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, इतना पढ़ चुके हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो। सर 101 शिफ्ट आज करा दो, एक बच्चा बोल रहा है एक ही वीडियो में करा दो। ये तो ये बात होगी मैं आपको बोलूं कि यार जिंदगी भर का आज खा लो। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, बेचारा पौधा था, उसको किसी ने उखाड़ा और धूप में छोड़ दिया, बहुत गलत काम किया है। आप देखोगे कुछ घंटों के बाद में पौधा मुरझा जाएगा यार, उसकी डेथ हो जाएगी, बेचारे के कमजोर सा हो जाएगा। इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, पहले क्या था, वो जो पेड़ था, मान लो ये चिन्नू सा पौधा है दोस्तों, क्या इसकी जड़ें मिट्टी में थी, अब आपने निकाल दिया। पहले क्या था, मिट्टी में, देखो सबको पानी चाहिए, आपको चाहिए, मेरे को चाहिए, तो मिट्टी में जो पानी है क्या वो पूरे प्लांट तक पहुंच पा रहा था? क्या किसके माध्यम से पहुंच पा रहा था? इसमें एक टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम, वो ये काम करता है। तो जाइलम के माध्यम से पानी पूरे जगह जा पा रहा था। अब दोस्तों आपने क्या किया, उसको उखाड़ के फेंक दिया, तो बेसिकली जो पानी का फ्लो होना चाहिए था पूरे प्लांट में, हो ही नहीं पा रहा। करता कौन था? जाइलम, यानी जाइलम के माध्यम से जो पानी का फ्लो हो रहा था वो खराब हो गया। बताओ, बोलो, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं है? देखिए दोस्तों, साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है, वो तरंग के रूप में चलता है। हर तरंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। दोस्तों जिस साउंड की, जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है ना, उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। साउंड का यूज कहां कहां पर होता है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं। अगर दोस्तों मान लीजिए किसी मेटल पे कुछ लग रहा है, तो उस पर आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जब करेंगे ना, तो उसकी सफाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मेटल धातु का कोई टुकड़ा है, अंदर मान लो कोई क्रैक है या नहीं, उसका पता करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताया मेडिकल इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब है इमेज खींचना आंतरिक अंगों की, जैसे आपके हार्ट की, तो वहां पर भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। सोनोग्राफी आपने सुना? सोनोग्राफी,
जब पथरी वगैरह हो जाती है करवाई होगी, या जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उनकी सोनोग्राफी होती है बच्चे के अंदर फोटो देखने के लिए कि भाई सही से तो ग्रो कर रहा है ना। सुनने की जांच कराने के लिए इसका थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी तो साउंड है, तो देखेंगे कि यार वो सुन पा रहा नहीं सुन पा रहा। हम तो वैसे नहीं सुन सकते ये वाला साउंड, हम तो केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही साउंड सुन सकते हैं। मजा आया नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों ये दोनों क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर ध्यान से देखोगे इनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है। तो जिसके परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोबार यानी संभारिक। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी देखो कितना घुमा के पूछा है, घुमा के पूछा, इतनी आसानी से नहीं पूछा। कोरोजन यानी संक्षारण क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी मेटल होता है ना, कोई भी धातु होता है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, करूं क्या? जैसे मैं शिफ्ट वाइज करवा रहा हूं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है, आप देख के मत आओ, क्योंकि आप देख के आओगे ना तो आपको पहले से पता पड़ जाएगा इसका आंसर ये था वो था, और आप दिमाग डेवलप ही नहीं कर पाओगे। आप देखो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, फिर अगर आपकी गलती होती है फिर देखो यार मैंने ये गलती करी, तभी चीजें इंप्रूव होगी, समझ रहे हो? वरना पहले से ऐसे टीप के ऐसे बैठोगे यहां, तो फिर आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, ए बी सी डी करते रह जाओगे। फिर बाकी आपकी इच्छा है। आ जाओ, देखो कोई भी मेटल जो होता है ना, इसके बाहर में कुछ भी हो, मान लो ऑक्सीजन गैस हो या कुछ वाटर वेपर हो या बाहर कोई एसिड है, तो कोई भी धातु अगर अपने बाहरी घटक चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन वाटर कोई एसिड हो, उससे अभिक्रिया करता है ना, तो इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट। जब भी किसी मेटल पे अटैक होता है, इसके चारों ओर कोई भी पदार्थ हो उससे, तो उसकी थोड़ी क्वालिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। अब बताओ, तो हो सकता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बन जाए, या कुछ सल्फर से अभिक्रिया करके मेटल सल्फाइड बन जाए, या कुछ तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? ठीक है, चलिए दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों लेता है? तो आपने देखा होगा स्लिप में भी जब फील्डर खड़े होते हैं, बॉल आती है, क्या कभी ऐसे करते हैं कि नहीं? वो ऐसे करता है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए दोस्तों, ये हाथ है, ये बॉल आ रही है, यहां पर कुछ वेग है इस बॉल का, जैसे ही आपके हाथों में समा जाएगी उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले इसका मान लो पहले इसका वेग था v, तो पहले संवेग था m इंटू वी, और दोस्तों जब आपके हाथों में समा गई इसका संवेग कितना हो गया? मोमेंटम 0 हो गया। आपके हाथों में समाने से पहले पहले इस वस्तु का जो मोमेंटम था, संवेग था, वो कितना था? mv था। बहुत बढ़िया, चलो इधर लिख तो दिया मैंने। अब मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, अगर बॉल रुक गई यानी आपके हाथ ने इस पे बल लगाया है, तो कितना बल लगाया है, तो किसी भी वस्तु पे कितना बल लग रहा है कैसे देखेंगे? उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके मोमेंटम में, बटे कितने समय में हुआ। तो अगर आप लोग हाथ पीछे करोगे तो समय एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? टाइम का मान क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो टाइम का मान ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, तो आपका हाथ बॉल पर बल कम लगाएगा, तो बॉल भी आपके हाथ पे कम लगाएगी, जिससे आपको चोट नहीं लगेगी। क्लियर है क्या? तो ये जो इंपैक्ट का जो टाइम है वो बढ़ाने के लिए ऐसे करूंगा, तो टाइम मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया ना, जाके हाथ पे बल कम लग सके। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे ऑप्शन नंबर सी करके आगे, गेंद का संवेग कम करने के लिए। कैसी बात कर रहे हो यार, संवेग तो फाइनली 0 होगा ही होगा जब आपके हाथ में आ जाएगी बॉल। कैसी बात कर रहे हो यार, है? चले बताओ। और दोस्तों हो सकता है ये आपको थोड़ा ऑप्शन दिखे नहीं नीचे वाला, क्योंकि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक भारी लकड़ी के खंड को दोस्तों, खुरदरी कोई फर्श थी, रफ सरफेस थी, यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप लोग बल लगा रहे हो। तो दोस्तों जब आपने स्टार्टिंग में बल लगाया, मान लो 2 न्यूटन का बल लगाया, तो ये हिला नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां पर घर्षण बल भी इतना ही हो, 2 न्यूटन का ही हो। और घर्षण बल क्या होता है? जहां पर आप लोग इसको गति कराने की कोशिश करते हो उसके अपोजिट दिशा में लगता है।
तो प्रारंभ में खंड चलता नहीं है। यानी आप बोलोगे मैं 2 न्यूटन का बल लगा रहा हूं फिर भी नहीं चल रहा, हो सकता है 2 न्यूटन इधर भी लग रहा हो, तभी तो नेट फोर्स 0 है। और जब भी नेट फोर्स 0 होता है तब वस्तु गति नहीं करती, अगर बल होगा तो वो गति करेगी ही करेगी। और जब नेट फोर्स का मान 0 होता है इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल। तो सबसे पहली वाली अवस्था में बैलेंस फोर्स है, संतुलित बल है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या डी होगा। चलो अब चलते हैं दूसरे में। फिर एक बल पर खंड फिसलना शुरू करता है, ये ब्लॉक है, थोड़ा सा स्लाइड करना शुरू हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ ना कुछ लग रहा है तभी तो कर रहा है। तो जब भी कुछ फोर्स लगे, नेट फोर्स का मान 0 ना हो, उसको बोलता है अनबैलेंस फोर्स। दोस्तों यहां पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, क्लियर है। लास्ट में फिसल रहा होता है तब वो समान वेग से चल रहा है। दोस्तों जिस वेग से मान लो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। अगर बल लग रहा होता तो वेग बढ़ जाता, अगर यहां पर बल लगता तो वेग कम हो जाता। अगर उसी वेग से चल रहा है इसका मतलब बल नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 यानी ये बैलेंस फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो इस वाले में बैलेंस। दोस्तों शानदार क्वेश्चन था या नहीं था? क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था बताओ। चलिए कितने क्वेश्चंस आप करके आते हैं 25 में से, आप लोग मुझे बताएंगे। अगर एग्जाम में आप होते तो कितने करके आते? मजा आया नहीं आया? सर 2026 के लिए बैच कब लेकर आएंगे? बस यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी, तुमको पता ही नहीं, बैच शुरू हो गया, बच्चों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी, बायोलॉजी के 5 चैप्टर हो भी चुके, कब आएगा? है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई पुराना बैच की आदत नहीं है। आपके 7 जनवरी से बैच शुरू हुआ है, और ऐसा नहीं मैं हर महीने लेके आता हूं। चलो इस महीने भी शुरू कर देता है। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जुड़िए। जो क्लासेज हो चुकी है वो आपको मिल जाएगी। डेली लाइव क्लास होती है दोपहर 1 बजे, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है ना। तो इंडिया 200 कोड यूज कर लीजिएगा। 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक है, केवल और केवल 599 रुपए में मिल जाएगा, है ना। और अगर कॉम्बो चाहिए आपको, चारों सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओ, निर्माण बैच में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, है ना, उधर ऑप्शन आएगा बाय करने का, वहां पर कूपन कोड भी दिख जाएगा, जैसे टिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, 200 रुपए कम हो जाएगा। क्लियर है? तो प्ले स्टोर पे है ना, तो ये आपकी क्लास चल जाएगी। डेली जो लाइव क्लास चलती है वो आपको यहां पर दिखेगी, जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो जाती है वो आपको दिख जाएगी रिकॉर्डेड सेक्शन में, ठीक है, यहां पर, है ना। और जो पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच है वो मैंने इस वीओडी में दे दिया, अगर किसी को जल्दी सिलेबस पूरा करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बताइएगा कितने क्वेश्चन करके आते हैं अगर आपका इस वाली